हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एसके सर पर। आज की जो क्लास है दोस्तों, वो हम लोग जो संविधान का भाग 2 है उस पर चर्चा करेंगे। और जो संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है सिटीजनशिप यानी नागरिकता का, तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली नागरिकता के बारे में बात करेंगे कि जो नागरिकता भारत में कैसे और किस प्रकार से और किन लोगों को प्राप्त होती है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था, और संघीय शासन व्यवस्था में 2 नागरिकताएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। जिसमें से एक होती है राज्य की और एक होती है राष्ट्र की। मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे यूएसए है, यूएसए में एक संघीय शासन पद्धति चलती है, और वहाँ पे एक आपकी जो अमेरिका है, अमेरिका की नागरिकता होगी। दूसरा जो वहाँ की स्टेट हैं, जो वहाँ के स्टेट हैं ये दोस्तों 50 हैं, जो 50 स्टेट हैं। अगर आप पहले तो आपके पास वहाँ के एक स्टेट की नागरिकता होगी। आप अगर कैलिफोर्निया में रहते हैं तो आपके पास कैलिफोर्निया की नागरिकता होगी, और उसके बाद आपके पास अमेरिका की नागरिकता होगी। इस तरह से आपके पास 2 नागरिकताएं होंगी जो कि फेडरल सिस्टम में होती हैं। और लेकिन हम लोगों ने दोस्तों फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी, संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी, हम लोगों ने जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया वो सिंगल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया, जिसमें एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली थी। तो ये चीज समझ लीजिए कि जो एकल नागरिकता थी इसको क्यों लिया गया था। इससे क्या होगा कि जो राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, या जो उसकी सेवा का आदर भाव है, वो सबसे ज्यादा इसी एकल नागरिकता में ही हो सकता है। कर्तव्य भावना इसी में जागेगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से कॉपी किया, और इस जो ये 2 नागरिकताओं का कॉन्सेप्ट है इसको नकार दिया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारतीय संविधान में दिया गया वो कहाँ पे दिया गया और किन किन आर्टिकलों में दिया गया है। ये फ्रेंड्स जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वो भाग 2 में दिया गया है, और आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया और भाग 2 में इसका प्रावधान किए गए हैं। जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान लागू होने तक कौन व्यक्ति नागरिक होंगे। जो आर्टिकल 5 है ये बताता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें से कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। और जो आर्टिकल 6 है ये बताता है कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके पहले पाकिस्तान जो व्यक्ति गए उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, या उनके नागरिकता के अधिकार का क्या किया जाएगा, ये हमें आर्टिकल 6 बताता है। और जो आर्टिकल 7 है ये बताता है कि जो वापस पाकिस्तान से आते हैं इंडिया, भारत आने वालों के बारे में बताता है। और जो आर्टिकल 8 बताता है कि जो व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी या माता पिता, इनका जन्म अविभाजित भारत में अगर हुआ है दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए कि
जो व्यक्ति अब नागरिकता उसको चाहिए, अगर वो व्यक्ति के माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे और लेकिन वो बाद में बाहर रह रहे थे, या उनका जो ये पुत्र है वो अगर बाहर में रह रहा था, अगर उसको अब नागरिकता चाहिए तो वो आवेदन कर सकता है, आवेदन कर सकता है। आवेदन कर सकता है। और उस आर्टिकल 9 है, इसमें अगर कोई व्यक्ति इच्छा से, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ दे तो उसके बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 10 है दोस्तों, उसमें नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। और जो आर्टिकल 11 है, इसमें कहा गया है कि संसद विधि बना सकती है और संशोधन कर सकती है। जो उपयुक्त प्रावधान है इनमें संशोधन कर सकती है और नागरिकता के संबंध में नई विधि बना सकती है। उसका अधिकार संसद को दिया गया आर्टिकल 11 के तहत। तो इस तरह से दोस्तों जो आर्टिकल 5 से 11 थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिया, इनमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। और जो आर्टिकल 10 है दोस्तों, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जो आर्टिकल 10 में कहा गया है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि ये किन नागरिकों के अधिकार के बारे में बात कर रहा है। तो जो आर्टिकल 10 है वो नागरिकों के अधिकार के बारे में जो बात करता है, उसमें कहता है कि जो मूल अधिकार हैं, जो विदेशी नागरिक होते हैं, या आप दोस्तों यहाँ पे एक बात और समझ लेते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जिनको नागरिकता मिल सकती है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि जो नागरिकता होती है, नागरिकता को दोस्तों हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। अभी जो नागरिकता होती है उसमें सबसे पहले नागरिक आते हैं, इसके बाद अन्य देशी आते हैं, और इसके बाद जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं होती है, और ये आप्रवासी आते हैं या शरणार्थी इनको कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी। जो शरणार्थी होते हैं दोस्तों वो स्थायी होते हैं और अस्थायी होते हैं। और एक होते हैं किसी देश के जिनके पास कोई नागरिकता नहीं होती है। एक होते हैं अन्य देशी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मित्र राष्ट्र और दूसरे होते हैं शत्रु राष्ट्र। और इनको तो अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं इनको कौन से अधिकार मिलेंगे या इनको कौन से अधिकार नहीं मिलेंगे, इनके बारे में आर्टिकल 10 बताता है। आर्टिकल 10 में जो मूल अधिकार से संबंध है कि 15, 16, 19, 29, 30, ये जो इतने मूल अधिकार हैं ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही दिए जाएंगे। ये जो बाकी के ये हैं या शरणार्थी हैं या ये जो अन्य देशी लोग हैं इनको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। मतलब जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 हैं इनका संबंध सिर्फ नागरिक से है, इनको सिर्फ नागरिकों को ही दिया जाएगा। बाकी के जो 3 लोग हैं, 3 प्रकार है नागरिकता के, उनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो आर्टिकल 10, आर्टिकल 15, 16 है, 19 है, 29 और 30 है, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही मिलेंगे। अन्य किसी व्यक्ति को, यानी किसी जो विदेशी है या किसी देश की नागरिकता नहीं हासिल किए हुए किसी भी देश की या जो शरणार्थी हैं उनको ये अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि जो नागरिकता है आखिर कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है भारत में। तो जो नागरिकता है भारत में वो लगभग 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। भारत में नागरिकता दोस्तों 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है।
5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जो नंबर 1 है दोस्तों वो जन्म से है। जो नंबर 1 है वो जो नागरिकता प्राप्त करने के आधार हैं वो 5 होते हैं भारत में। ये पूछा जा सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में कि जो भारत में नागरिकता वो कितने आधारों से प्राप्त की जा सकती है। वो दोस्तों 5 प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है। और जो पहला प्रकार है, जो पहला आधार है वो जन्म से। अब इस जन्म में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, हम लोग जो जन्म से दोस्तों नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इसमें क्या है कि 26 जनवरी 1950 तक व्यक्ति का जन्म भारत में हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो जुलाई 1987 तक या 1950 से 1987 के मध्य उसका जन्म उस व्यक्ति का जन्म भारत में हो जाना चाहिए। अगर ये भी शर्त पूरी नहीं कर पाया तो 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति को जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 है वो लागू ना हुई हो। पहली शर्त क्या हुई कि 26 जनवरी 1950 के मध्य में उसका जन्म हो जाना चाहिए तो नागरिक हो जाएगा, या फिर 26 जनवरी 1950 या 1 जुलाई 1987 के मध्य उसका जन्म भारत में हो जाना चाहिए तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरी शर्त क्या थी कि 1 जुलाई 1987 के बाद अगर व्यक्ति का जन्म होता है लेकिन जो नागरिकता संशोधन अधिनियम थी 2003 वो लागू हो चुकी हो। 1 जुलाई 1987 के बाद अगर व्यक्ति का जन्म भारत में होता है और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लागू हो चुकी हो और इसी में उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 तक उसका जन्म हो जाना चाहिए, या फिर जन्म अभी तक नहीं हुआ तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक उसका जन्म इसके मध्य में हो जाना चाहिए। अगर ये भी शर्त फुलफिल नहीं हो पा रही है तो 1 जुलाई 1987 के बाद अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके जो माता पिता हैं वो भारत के होने चाहिए, या तो माता होनी चाहिए या तो पिता होने चाहिए। और दोस्तों अगर ये इसके बाद भी अगर शर्त आपकी फुलफिल नहीं हो पाई है तो जो नागरिकता संशोधन बिल है 2003 ये अगर लागू हो चुका है तो फिर इसके बाद अगर व्यक्ति का जन्म हुआ तो माता पिता में से कोई एक वैध भारतीय नागरिक हो। ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, वैध भारतीय हो। अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था वो 2003 अगर लागू नहीं हो पाया है तो उनके माता पिता में से कोई एक वैध भारतीय हो तो उनकी जो संतान होगी वो भारतीय नागरिक कहलाएगी। तो इस वंशानुगत देखेंगे कि जो वंशानुगत होता है उसके आधार पर किस तरह से नागरिकता मिलती है। 26 जनवरी 1950 से बाद अगर कोई व्यक्ति का भारत से बाहर जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का तो 26 जनवरी 1950 से 1 दिसंबर 1992 तक 26 जनवरी 1950 से 1 दिसंबर 1992 के मध्य तक अगर किसी व्यक्ति का भारत के बाहर जन्म हुआ है तो उसके पिता दोस्तों ध्यान समझ लीजिएगा, उसके पिता की बात की गई है। पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अगर 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 दिसंबर 1992 के मध्य अगर भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसके पिता का भारतीय नागरिक होना अति आवश्यक है। ये दोस्तों 10 दिसंबर है। तो देखेंगे पंजीकरण के आधार पे कैसे
जो नागरिकता होती है दोस्तों वो कैसे मिलती है। अगर किसी को पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको दोस्तों भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा, 7 वर्ष तक रहना होगा। या फिर ये कि पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि भारतीय पुरुष या महिला से अगर वो विवाह करता है से विवाह करने पे उसको आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन से वो 7 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो। भारतीय महिला या पुरुष से उसको विवाह करने पर उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आवेदन के 7 वर्ष तक पूर्व वह भारत में रहा हो। यहाँ पे क्या था दोस्तों, 7 वर्ष तक भारत में रहे और इसमें उसके जो माता पिता थे वो मूल मतलब ये भारतीय मूल का होना चाहिए दोस्तों, सीधा सा मतलब समझ लीजिए, भारतीय मूल का होना चाहिए। अगर उसको पंजीकरण के माध्यम से अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसको भारतीय मूल का होना चाहिए, 7 वर्ष तक भारत में रहे। और अगर दूसरी शर्त से वो आ रहा है तो उसमें भारतीय मूल का होना आवश्यक नहीं है, वो या तो भारत किसी महिला से या किसी पुरुष से शादी कर ले और शादी करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। यहाँ पे भारतीय मूल का होना आवश्यक नहीं है। इसमें एक शर्त और है कि जो भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चों को नागरिकता मिल जाएगी। जो भारत के नागरिक हैं उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि जो इसके बाद चौथा जो आधार है, जो शर्त है वो क्या है, देशीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाती है, इसमें क्या होता है कि आपको जो संविधान में जो वर्णित भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। और दूसरा क्या है दोस्तों कि जिस देश से आप आ रहे हो, कि आप जैसे अमेरिका से आ रहे हो या इंग्लैंड से आ रहे हो, तो उस देश में ये जो शर्त है उस देश में भी नागरिकता प्राप्त करने की वहाँ पे भी ये शर्त लागू होती हो कि अगर कोई भारत का व्यक्ति चाहे तो वहाँ पे देशीकरण के मेथड से जाकर के नागरिकता प्राप्त कर ले। मतलब अगर इंग्लैंड का व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त कर रहा है तो वहाँ पे भी देशीकरण के द्वारा भारत के व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। और जो चौथी शर्त है उसमें किसी दूसरे देश के अगर वो व्यक्ति नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता हासिल करना चाह रहा है तो व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। उसके बाद 5वीं शर्त पे दोस्तों क्या करना है कि संविधान के समक्ष संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी, संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी कि हम जो भारत के नागरिक हैं और भारत की जो संपूर्ण जो नागरिक के कर्तव्य होते हैं उनको पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा से पूर्ण करेंगे। इस तरह से दोस्तों जो देशीकरण का मेथड है उस तरह से हमको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और एक और है कि जो 5वां मेथड है उस मेथड में है दोस्तों क्षेत्र सम्मिलित होने पे, क्षेत्र अगर जैसे ये क्षेत्र सम्मिलित होने पे मतलब अगर जो एक देश ए है और ये देश बी है, हम इसको इंडिया मान लेते हैं, और अगर ये इंडिया ने किसी देश बी पे अगर आक्रमण कर दिया, किसी तरह से युद्ध हो गया है, तो अगर इंडिया युद्ध में जीत जाती है तो अगर हम इस बी के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक अपने आप हो जाएंगे। जैसे कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो जो भारतीय सेना थी वो कारगिल तक चली गई थी, या सुनने में कराची तक चली गई थी, और अगर कराची को वो जीत लेती तो जो भारत की सीमा वो कराची तक हो जाती है। तो कराची की जो लोग थे, जो वहाँ के नागरिक थे, युद्ध से पहले तो पाकिस्तान के नागरिक थे, लेकिन अगर युद्ध जीत गए थे हम लोग और कराची को हम लोग पाकिस्तान को दोबारा ना देते
तो हम लोग यहाँ पे अपने जो कराची के लोग थे वो भारत के नागरिक अपने आप बन जाते। इस तरह से दोस्तों अगर कोई क्षेत्र सम्मिलित हो जाता है किसी भी प्रकार से तो उसके जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इस तरह से 5 प्रकार होते हैं जिनसे भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। अगर 5 प्रकार होते हैं नागरिकता हासिल करने के तो कुछ प्रकार भी होते होंगे जिनसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो हम लोग उन पर बात करते हैं कि आखिर नागरिकता किन किन आधारों पर छीनी जा सकती है। अब नागरिकता की समाप्ति तीन प्रकार से होती है। एक होती है कि आप अपनी इच्छा से नागरिकता की समाप्ति कर दें, कि मतलब अब भारत सरकार को आवेदन कर दें कि हम अब भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं और उस आवेदन का जो एक प्रक्रिया उसको पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। और अगर दोस्तों इस बीच में भारत में कोई युद्ध चल रहा है कि जब आप नागरिकता के आवेदन निरस्त करने के लिए आवेदन किया है तो आपके आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, आपकी नागरिकता तब निरस्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कारण है? पहला क्या है? इच्छा, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा है बर्खास्त करना। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है, कि मान लो ब्रिटेन की आपने नागरिकता हासिल कर ली है, और तो भारत की नागरिकता स्वयं बर्खास्त कर दी जाएगी। आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाएगी उस शर्त में जब आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है। तीसरा दोस्तों वंचित किए जाने पर। इसमें क्या होता है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से भारत की नागरिकता हासिल की है तो अगर उसमें आपने कोई झूठी जानकारी दी है कि आपने जो प्रमाण पत्र लगाए वो झूठे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर या किसी भी तरह की अगर गलत जानकारी आपने भारत सरकार को दी है तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार से जो आपकी नागरिकता उसकी समाप्ति की जा सकती है। एक है कि आपकी इच्छा से हो जाएगी, दूसरी है कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है, तीसरा दोस्तों कि वंचित किए जाने पर अगर आपने नागरिकता हासिल करने के टाइम पर गलत जानकारी दी है भारत सरकार को या उन अधिकारियों को जो नागरिकता प्रदान कर रहे थे तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। नागरिकता हासिल करने के टाइम पर गलत जानकारी दी है भारत सरकार को या उन अधिकारियों को जो नागरिकता प्रदान कर रहे थे तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह से 3 प्रकार से आपकी नागरिकता खत्म की जाती है, 5 प्रकार से आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। अभी आप दोस्तों एक वर्ड सुन रहे थे, जिसका एक शब्द सुन रहे थे एनआरसी, जो आंदोलन हो रहा था एनआरसी, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और एक शब्द दोस्तों आपने सुना एनआरआई, एनआरआई शब्द सुना दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है मतलब एक आप्रवासी भारत हो, आप्रवासी भारतीय होता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि आप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये भी दोस्तों नोट कर लीजिए। 9 जनवरी को आप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को आप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप्रवासी दिवस है ये 9 जनवरी 2003 से शुरू किया गया था, 3 से दोस्तों शुरू किया गया था। और ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी विदेश से वापस भारत आए थे, उनकी खुशी से मतलब उसी डेट को दोस्तों ऐतिहासिक महत्व प्रदान करने हैं तो 9 जनवरी 2003 से आप्रवासी दिवस भारत में मनाया जाने लगा है। इस तरह से दोस्तों ये इन कुछ खास चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ये कहीं भी पूछी जा सकती हैं आपसे कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है और एनआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बात कर लेते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम होता है उसमें अब तक 1955 से लेकर 2019 तक 9 बार संशोधन हो चुके हैं। उससे पहला परिवर्तन किया गया, उससे पहले 1957 में किया जाता है, फिर 60 में किया जाता है दोस्तों, 1985 में किया जाता है, इसके बाद 86 में भी होता है, 1986 के बाद 1992 भी नागरिकता का जो संशोधन होता है, नागरिकता अधिनियम का जो संशोधन होता है उसमें 1992 में संशोधन किया जाता है। उसके बाद
2003 में, फिर 2005 में, इसके बाद दोस्तों 2015 में किया जाता, और अब फिर से 2019 में नागरिकता अधिनियम में दोस्तों संशोधन किया गया। इस तरह से एक जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी तक हमने आपको आर्टिकल 1 से 5 तक पढ़ा है, उन नियमों में दोस्तों अब तक 10वीं बार संशोधन हो चुका है। अब 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हुआ दोस्तों, हम लोग थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। 2019 इसमें कहा गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं या अल्पसंख्यक लोग अगर वहाँ से भारत में आ रहे हैं, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई और जैन, बौद्ध, पारसी, अगर इन 6 समुदायों में से कोई एक समुदाय या कई समुदाय अगर भारत में शरण ले रहे हैं आके, और अगर ये वहाँ पे अपने देश में जिस देश से भी आ रहे थे, बांग्लादेश में या पाकिस्तान से या जो अफगानिस्तान है, इसमें अगर इनको सताया जा रहा था, इनको धर्म को लेकर के, जात को लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा था, तो अगर ये भारत आ जाते हैं तो 31 दिसंबर 2014 के पहले या तक ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो ये 6 समुदाय हैं, अल्पसंख्यक समूह हैं दोस्तों, ये अगर ये 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ जाते हैं तो इनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इनको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, अन्यथा और किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी किसी भी माध्यम से। ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का था, तो उसमें ये प्रावधान किए गए थे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमने मुख्य जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने अब तक पढ़ ली है नागरिकता के संबंध में। संविधान के जो भाग 2 में 1 से जो संविधान के भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल दिए गए, तो उनके बारे में अध्ययन कर लिया, और नागरिकता संशोधन अधिनियम जो था 2019 का, उस पर बात कर ली। कब तक ये कितनी बार संशोधित हो चुकी है दोस्तों, उस पर बात कर ली। अब तक दोस्तों ये 9 बार संशोधित हो चुकी है। एक बार 1960 जो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली थी, नागरिकता अधिनियम संशोधित कितनी बार हो चुकी है अधिनियम, उसमें से दोस्तों 1957 में संशोधित हुई पहली बार, फिर 60 में हुई, फिर 85 में होती, 86 में होती, फिर 92 में होती, फिर 2003 में होती, फिर 5 में हो जाती है, फिर 2015, उसके बाद 2015 में संशोधन होता है, और पुनः 2019 में संशोधन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जो हिंदू और सिख, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक उन देशों में, या जो ईसाई हैं, जो पारसी हैं, इन लोगों के जो व्यक्ति हैं, जो अनुयायी हैं, अगर उनको वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, तो वो भारत आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त लगा दी कि अगर 31 दिसंबर 2014 तक वो भारत आ जाते हैं तो उनको भारत में नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ से हम लोगों का नागरिकता का जो चैप्टर था खत्म हो जाता है। वो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर अब तक आपको इन जो हम लोगों ने अब तक पिछले जितने भी लेक्चर लिए हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे अपना क्वेश्चन कीजिए, हम उसको दोबारा समझाने की प्रयास करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।